अब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी SBCC फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम मैटर के कैरेक्टराइजेशन और या स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। There are certain properties of matter which are characterized or specified by following parameters. These parameters are mass represented by m, volume represented by v, density represented by d, and pressure represented by p, and temperature represented by t. मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसको हम करेक्टराइज करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं या प्रदर्शित करते हैं इन पैरामीटर्स में। अब ये पैरामीटर कौन कौन से हैं? मास, जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम जिसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, और डेंसिटी जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर जिसको हम p से प्रदर्शित करते हैं, और टेम्परेचर जिसको हम t से प्रदर्शित करते हैं। Now we will talk about the mass of the matter. The amount of matter is represented in terms of mass m. The unit of mass in SI unit is kilogram. 1 kilogram is equal to 1000 grams. The mass of a matter m, if is multiplied by acceleration due to gravity g, that is, it becomes mg. It is called as weight of the matter, that is W. अब हम मैटर के मास के विषय में बात करेंगे। किसी मैटर के अमाउंट को हम मास m से रिप्रेजेंटेड करते हैं। मास की SI सिस्टम में यूनिट किलोग्राम होती है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अगर हम मैटर के मास को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी mg हो जाए, तो इसको हम मैटर का वेट कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैटर का वेट W हुआ mg। पॉइंट नंबर 4 इन मास। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी हम मास की जगह स्मॉल m, मास ऑफ द मैटर स्मॉल m लिख दिया। फोर्स इज इक्वल टू मास की जगह हमने स्मॉल m, मैटर का मास स्मॉल m लिख दिया, और यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह लिख दिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अच्छा, mg को हम वेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, W भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वेट ऑफ मैटर जो है वो फोर्स के बराबर हुआ। तो अब हम यहाँ डेफिनेशन वेट की इस तरीके दे सकते हैं, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द मैटर, मास m ऑफ द मैटर। यानी ये किसी भी मैटर का वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसके मास, मैटर के मास m के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बीच में जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट कहलाता है। तो व्हाट इज वेट? वेट क्या है? किसी मैटर का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मैटर के मास m के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्योंकि SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो फिर अच्छा वेट जो है वो फोर्स है, तो फिर फोर्स की यूनिट भी SI सिस्टम में वेट की यूनिट भी SI सिस्टम में न्यूटन होगी। हमें याद क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि मास की यूनिट SI सिस्टम में किलोग्राम होती है और वेट की यूनिट SI सिस्टम में न्यूटन होती है। ये बात हमें याद रखना है। नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 5 इन द मास ऑफ मैटर।
In the mass of matter, we know that weight W is equal to mg. Therefore, W is directly proportional to g. Therefore, the weight W of the matter at a place will depend upon the value of acceleration due to gravity g of that place. For a place, if g is more, the weight of the matter W will be more at that place. In the same way, for a place, if g is less, the weight of matter W will be less. अब हम मास मैटर के मास में पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। हमें मालूम है कि वेट W बराबर होता है mg के। इसका मतलब यह हुआ कि वेट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि किसी जगह पर किसी मैटर का मास W उस जगह के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है। अगर किसी जगह के लिए जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर उस जगह के लिए मैटर के वेट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर किसी जगह के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कम है, तो उस जगह पर उस मैटर का वेट भी कम होगा। एक बार फिर से समझ लें कि किसी जगह पर किसी मैटर का वेट जो है वो उस जगह पर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है। अगर किसी जगह की जी ज्यादा है तो फिर उस जगह पर मैटर का वेट भी ज्यादा होगा। अगर किसी जगह के लिए स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू कम है, तो फिर उसका वेट भी कम होगा। अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर सेकेंड -2। इसी तरीके से मून सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है 1.62 मीटर सेकेंड -2। तो इसका मतलब यह हुआ कि जी की वैल्यू मून की सरफेस पर कम है अर्थ की जी की वैल्यू से। तो हमें मालूम है, अगर हम ये भी जानते हैं कि वेट ऑफ द मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। कहाँ से? इस इक्वेशन से, W इज इक्वल टू mg से। तो अगर हमने मून पर मैटर का वेट W मून माना और अर्थ पर हमने मैटर का वेट W अर्थ माना, तो फिर क्योंकि मून पर जी की वैल्यू कम है और अर्थ पर जी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए मून पर मैटर का वेट जो होगा वो अर्थ पर मैटर के वेट से कम होगा। यही हमने यहाँ लिख दिया कि मून पर किसी मैटर का वेट जो है मून पर किसी मैटर का जो वेट है वो कम होता है उसी अर्थ पर उसी मैटर के वेट से। अब कितना कम होता है ये पता लगाया है कि मून पर जो मैटर का वेट होता है उसके अर्थ के वेट से 1.6 टाइम कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मास and weight of the matter. Point number 1, mass of matter m remains constant at all the places in the universe. It does not change with the change of place in universe. Point number 2, weight of the matter W changes from one place to another place because of change in the value of G from one place to another place in the universe. In the point number 3, for example, mass of matter M remains same at Earth and Moon, while point number next, the weight of the same matter becomes less at Moon because of low value of G. अब पॉइंट नंबर 7 में हम मैटर के मास और मैटर के वेट के बारे में
कुछ खास पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट ये है कि मैटर का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। यूनिवर्स के किसी भी जगह पर मैटर का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएं तो मास सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। यूनिवर्स के अंदर यानी दुनिया के अंदर हम कहीं पे भी जाएं, एक प्लेस से दूसरी जगह जाएं, तो मैटर का जो मास है वो नहीं चेंज होता, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स में दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो फिर वेट चेंज होता है, क्योंकि यूनिवर्स में दुनिया में अलग अलग प्लेसेस के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू अलग अलग होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू अलग अलग होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसकी वजह से मास की वैल्यू भी अलग अलग होती है। तुम्हें हमें मालूम है कि मास वेट की वैल्यू भी अलग अलग होती है, क्योंकि हमें मालूम है W इज इक्वल टू एम जी। तो W किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के। यही वजह है कि एक किसी खास मैटर का मास तो मून पर भी वही रहता है और अर्थ पर भी वही रहता है, लेकिन जब हम अर्थ से मून को उस मैटर को पर शिफ्ट करें तो उसका वेट मून पर कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू अर्थ से कम हो जाती है। एक बार फिर सुन लें, इसको समराइज कर लें कि किसी भी मैटर का मास दुनिया के किसी भी जगह पर, यूनिवर्स के किसी भी जगह पर कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन मैटर का वेट जो है वो चेंज होता है यूनिवर्स में दुनिया में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने पर। क्यों चेंज होता है? क्योंकि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने पर जी की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू चेंज होती है। अगर बढ़ रही है तो वेट बढ़ जाएगा, अगर घट रही है तो वेट घट जाएगा। यही वजह है कि मून पर मैटर का मास तो सेम रहता है जो अर्थ पर है, लेकिन जैसे ही हम अर्थ से मून की तरफ जाते हैं तो उसी मैटर का वेट कम हो जाता है, क्योंकि मून पर जी की वैल्यू कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू अर्थ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम V of matter. Matter occupies all the available vacant space which form its volume. The unit of volumes are centimeter cube or cubic centimeter, centimeter cube or cubic centimeter, milliliter ml or liter L. The liter L is the unit in SI system. 1 centimeter cube is equal to 1 ml. 1 centimeter cube is equal to 1 ml, and 1000 ml is equal to 1 liter. These are the conversion units. Now 1 decimeter is equal to 10 centimeter. Therefore 1 centimeter cube is equal to 10 centimeter cube. Therefore 1 decimeter cube is equal to 1000 centimeter cube, and 1000 centimeter cube are is equal to 1000 ml, and 1000 ml is equal to 1 liter. Therefore 1 decimeter cube is equal to 1 liter. This much we should know it. अब हम मैटर के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। मैटर के वॉल्यूम या V के विषय में बात करेंगे। मैटर जो है वो टोटल वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जो इसका वॉल्यूम भी बनाता है। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम सीसी भी कहते हैं, या इसको हम मिलीलीटर ml भी कहते हैं, या इसकी लीटर भी होती है। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट लीटर होती है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के, और 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर के। और इसी तरीके से 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के, तो फिर 1 डेसीमीटर क्यूब हुआ 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 सेंटीमीटर
1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml के, और 1000 ml होता है 1 लीटर के, तो हम कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होगा। ये कन्वर्जन यूनिट है जिसको हमें याद करना है अच्छे तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 1 डेसीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 लीटर। ये कन्वर्जन यूनिट अगर आप ढंग से इसको समझ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ द मैटर, डेंसिटी ऑफ मैटर डी। अमाउंट or mass of the matter in unit volume of vacant available space is called as density of matter, represented by D. If suppose m mass of a matter is present in V volume of vacant available space, then D will be m by V. The unit of density are gram centimeter per centimeter cube, ग्राम पर ml या किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन एसआई सिस्टम। अब हम मैटर की डेंसिटी के विषय में बात करेंगे, जिसको हम डी से दिखाते हैं। किसी मैटर का वो अमाउंट या मास, किसी मैटर का वो अमाउंट या मास जो वैकेंट अवेलेबल स्पेस के यूनिट वॉल्यूम में होगा, वैकेंट अवेलेबल के यूनिट वॉल्यूम होगा, वो अमाउंट जो है उसकी मैटर की डेंसिटी कहलाएगा। मान लिया किसी मैटर का एम मास जो है वो अवेलेबल वैकेंट स्पेस पे वी वॉल्यूम में है, अवेलेबल वैकेंट स्पेस के वी वॉल्यूम में है, तो फिर डी बराबर होगा एम बाई वी। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml या केजी पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रेशर ऑफ P of a matter. We know that gas and liquid particle can move from one place to other place in their interparticle spaces. Therefore, gas and liquids are also called as fluids. Gas and liquids are also called as fluids. If matter is in the form of gas, then these gas particles may collide with the wall of container, bouncing back with the force which is called as gaseous pressure. The exact definition of gaseous pressure may be force developed per unit area at the wall of container when gas particles are colliding with the wall of container is called as gaseous pressure. अब हम मैटर के प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर ऑफ मैटर, हमको मालूम है कि मैटर में जो गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी अपनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में मूव कर सकते हैं, अपनी अपनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के अंदर मूव कर सकते हैं। इसलिए हम लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड्स भी कहते हैं। लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड भी कहते हैं। अगर हम मैटर कोई गैस लें, अगर हम मैटर कोई गैस लें तो गैस के पार्टिकल कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, गैस के पार्टिकल कंटेनर की वॉल से टकराते हैं और ये टकरा कर फोर्स एफ के साथ ये वापस लौटते हैं, तेजी से बाउंस बैक होते हैं, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? गैसियस प्रेशर कहते हैं। अब गैसियस प्रेशर की डेफिनेशन हम इस तरीके दे सकते हैं कि कंटेनर की वॉल पर, यह है कंटेनर की वॉल पर यूनिट एरिया, कंटेनर की वॉल पर यूनिट एरिया
जो फोर्स डेवलप होता है जब गैस के पार्टिकल उसकी वॉल पर टकराते हैं, उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब माना गैस की वॉल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और जब ये गैस की वॉल से गैस के पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, गैस के पार्टिकल ये टकरा रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं, और टकरा के बाउंस बैक होते हैं, तो ये फोर्स एफ पैदा करते हैं। तो जब ए एरिया पे टकराते हैं, ये पैदा करते हैं फोर्स एफ। जब ए एरिया पे टकराते हैं, ये पैदा करते हैं फोर्स एफ। तो फिर एक एरिया पे टकराएंगे तो क्या पैदा करेंगे, एफ अपान ए। तो फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, एफ अपान ए, और यही प्रेशर होगा। देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपान ए, फोर्स अपान एरिया, ये प्रेशर की यूनिट हो, ये प्रेशर का फार्मूला होगा, और ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। अब हम प्रेशर की यूनिट निकालेंगे, एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट निकालेंगे। अब हम प्रेशर की यूनिट एसआई सिस्टम में निकालेंगे। इन एसआई सिस्टम हमें मालूम है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। फोर्स की यूनिट है न्यूटन एसआई सिस्टम में। एरिया की यूनिट होती है, एरिया बराबर होता है लंबाई यानी लेंथ इंटू चौड़ाई यानी ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम एल में रिप्रेजेंट करते हैं। एल इंटू एल स्क्वायर हो गया ये, और एल स्क्वायर की यूनिट होती है मीटर, तो फिर यहाँ हो गया ये मीटर स्क्वायर। तो फिर प्रेशर बराबर हो गया, फोर्स की जगह हमने यूनिट लिखी न्यूटन, और एरिया की यूनिट हमने लिखी मीटर स्क्वायर। अब इसको हमने लिख दिया एन अपान एम का स्क्वायर। इसको हम यह भी लिख सकते हैं एन एम रेज टू द पावर -2, और 1 एन एम रेज टू द पावर -2 बराबर होता है 1 पास्कल। 1 पास्कल। देयरफॉर यूनिट ऑफ प्रेशर in SI system is Pascal यानी PA। another formula to determine the pressure of fluid हो सकता है गैस या लिक्विड। अब हमें किसी गैस या लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए एक दूसरा फार्मूला लेंगे। हमें प्रेशर का एक फार्मूला मालूम है, P इज इक्वल टू एफ अपान ए। P इज इक्वल टू एफ अपान ए, जहाँ एफ फोर्स है, ए एरिया है, P प्रेशर है। अब हमें यह भी मालूम है कि F इज इक्वल टू एम जी, फोर्स इज इक्वल टू एम जी। यहाँ M मास ऑफ द मैटर है, G M जो है वो मास ऑफ द मैटर है, G जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फिर अच्छा, ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, P इज इक्वल टू एफ है, फार्मूला नंबर 1 हो गया।
अब इस फार्मूले नंबर 1 में एफ की वैल्यू रखने पर तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू एम जी अपान ए। ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। P इज इक्वल टू एम जी अपान ए, ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। अब हमको मालूम है कि D इज इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी बराबर होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो फिर यहाँ से m की वैल्यू हो गई d इंटू वी, एम की वैल्यू हो गई यहाँ d इंटू वी। अब m की वैल्यू फार्मूला नंबर 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू m की जगह लिख दिया डी वी, और फिर जो बचा g अपान a, ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला नंबर ये 3 हो गया। अब हमें मालूम है कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ लंबाई इंटू ब्रेथ चौड़ाई इंटू हाइट ऊंचाई। और क्योंकि ये सब के सब डिस्टेंस हैं इसलिए हम इनको L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L एंड L। तो ये हो गया L क्यूब, तो V बराबर हो गया L क्यूब। और हमें एरिया मालूम है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, और ये दिए भी डिस्टेंस है तो हम इनको L से लिख सकते हैं। तो ये हो गया L स्क्वायर। तो एरिया बराबर हो गया L स्क्वायर, V बराबर हो गया L क्यूब। अब एरिया और V की वैल्यू फार्मूला नंबर 3 में रखने पर तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू डी, V की जगह हमने लिखा 3 इंटू जी, और L की जगह लिखा L स्क्वायर। तो ये कट के आ गया D इंटू L इंटू जी। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू L डी जी, P इज इक्वल टू L डी जी भी लिख सकते हैं, L डी जी। अब अगर हम L को की जगह H ले लें, अगर हम L की जगह H ले लें, और H क्या है? H क्या है? हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर used in instrument मैनोमीटर for determining the pressure or determine the pressure of fluid। तो तब हमारा यह फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू H डी जी। ये फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू H डी जी। P इज इक्वल टू H डी में P जो है वो किसी फ्लूइड यानी गैस या लिक्विड का प्रेशर है, जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर। और यह जो है मैनोमीटर में एक मरकरी कॉलम होता है, नैनोमीटर में एक मरकरी कॉलम होता है। ये H उसकी हाइट है मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में, और D जो है वो मरकरी कॉलम में जो मरकरी भरा हुआ है, मरकरी कॉलम में जो मरकरी सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी है ग्राम पर ml में या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ मरकरी कॉलम
कि मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर ml या 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जी क्या है? जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी की वैल्यू होती है 981 सेंटीमीटर सेकेंड रेज टू द पावर -2, या जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -2। तो इस तरीके से हम मानोमीटर से किसी भी फ्लूइड का प्रेशर निकाल लेते हैं फार्मूला P = HdG का प्रयोग करते हुए। Now we will talk about atmospheric pressure. Now we will talk about the atmospheric pressure. Air is a mixture of different gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. Air is arranged in atmosphere in the form of tiers or partem or layers. These tiers or layers are exert a pressure on soil surface which is called as atmospheric pressure. Since number of tiers or layers at atmospheric are at sea level are maximum, therefore the atmospheric pressure on soil surface at sea level will be maximum. Since number of tiers or layers are minimum on higher altitudes or mountains, therefore atmospheric pressure will be minimum at mountains or higher altitudes. अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के विषय में बात करेंगे। हमको मालूम है कि एयर जो है वो एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अच्छा, एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर जो है वो अरेंज होती है, व्यवस्थित होती है टायर्स के रूप में या लेयर्स के रूप में। ये टायर्स या लेयर सॉइल सरफेस पर किसी जगह पर जो प्रेशर डालते हैं वही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर समझ लीजिए, एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो टायर्स या लेयर्स के रूप में अरेंज होती है। अब ये लेयर्स सॉइल की, जमीन की किसी सरफेस पर जो दबाव डालते हैं वही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, हमको मालूम है कि सी लेवल पर एयर के टायर्स या लेयर सबसे ज्यादा होंगी। सी लेवल पर एयर की टायर्स या लेयर सबसे ज्यादा होंगी, तो फिर सॉइल सरफेस पर सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से ऊंचाइयों पर यानी माउंटेन के ऊपर ये टायर्स या लेयर्स कम हो जाएंगी। जब कम हो जाएंगी तो माउंटेन पर या हायर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम से कम हो जाएगी। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और माउंटेन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इस बात को हम इस डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। हमको मालूम है कि एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये एयर जो है वो लेयर्स में, एयर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स यानी टायर्स में अरेंज है। इस तरीके से टायर्स में अरेंज है। अब ये टायर्स जो हैं या लेयर्स जो हैं वो सॉइल सरफेस पे जहाँ पर जितना दबाव डालते हैं, सॉइल सरफेस जितना दबाव डालते हैं वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्योंकि सी लेवल पर इन टायर्स या लेयर्स के नंबर सबसे ज़्यादा होता है, तो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर
पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये लेयर्स कम हो जाती हैं, वहां पर ये लेयर्स कम हो जाती हैं। इसलिए इसलिए माउंटेन पर या पहाड़ों पर जो ये लेयर दबाव डालती हैं वो कम हो जाता है। जब दबाव डालती कम होता है तो फिर पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। अगर मान लो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो P1 है और पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो P2 है, तो हमेशा P2 will be lesser than P1. P2 will be lesser than P1. The atmospheric pressure at a soil surface is determined by an instrument which is called as barometer. Line diagram of barometer is given in this is here in this way. किसी सरफेस पर किसी सॉइल सरफेस पर किसी भूमि सरफेस पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, एक यंत्र से, जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर का लाइन डायग्राम यहाँ पर ये दे रखा है। बैरोमीटर आल्सो हैज ए मरकरी कॉलम ऑफ हाइट h. The height of the column is determined in millimeter. Since P is equal to HdG, therefore P is directly proportional to H. Therefore, the height of the mercury column in mm will be equal to the atmospheric pressure at the given surface, at the given soil surface. For example, if the height at the given soil surface is 76 mm of mercury, then atmospheric pressure at that given soil surface P will also be 76 mm of mercury. बैरोमीटर में एक मरकरी कॉलम होता है जिसकी हाइट h होती है और जिसको हम मिलीमीटर में नापते हैं। हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू HdG, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अतः किसी भी सॉइल सरफेस पर जितनी मरकरी कॉलम की हाइट होती है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अतः किसी सॉइल सरफेस पर जितनी मरकरी कॉलम की हाइट होती है उतना ही उस सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे मान लिया हमें किसी सॉइल सरफेस पर H की वैल्यू 760 mm ऑफ मरकरी है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P होगा 760 mm ऑफ मरकरी। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट्स लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेन यूनिट एटमॉस्फेयर यानी ATM है। 1 एटमॉस्फेयर या ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दूसरी यूनिट्स हैं बार, टार एंड पास्कल, जिसको हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1 बार के। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टार के, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 पास्कल। इसको अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। इसको ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है 10 की पावर 5 पास्कल। अब हम मैटर के टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। किसी मैटर की गर्मी या सर्दी यानी हॉटनेस या कोल्डनेस को हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर से। हम डिफाइन करते हैं या बताते हैं टेम्परेचर की यूनिट हो सकती हैं डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिग्री C लिखते हैं, या डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है, इसको हम डिग्री F लिखते हैं, या केल्विन हो सकती है, इसको हम K लिखते हैं। टेम्परेचर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर,
इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका होता है, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है के यानी केल्विन, के यानी केल्विन। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है, यानी कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273। और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 32। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में चेंज करेंगे। तो यह एन ऑब्जेक्ट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी हमें निकालना है। तो हमें मालूम होता है कैपिटल टी जिसकी यूनिट केल्विन होती है बराबर होता है स्मॉल टी जिसकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होती है, प्लस हम यहाँ पर 273 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू 25 है, इसमें हमने प्लस 273 जोड़ दिया, तो ये आ गया 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 298 केल्विन के, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम नापते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर। अब यहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, फिजियोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सी की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट की वैल्यू, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 32। अब हमने यहाँ पर सी की वैल्यू लिख दी 25, तो सॉल्व करने से आएगा 77 फ़ारेनहाइट। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बराबर है 77 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के। अब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर एसटीपी और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी के विषय में बात करेंगे। तो एसटीपी पर या एनटीपी पर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ मरकरी या प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन, और वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर, इसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर यानी SATP पर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार या 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ये टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर, इसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। It is a temperature at which all gas particles cease to move. Their volume therefore becomes zero. This condition practically does not happen in reality because before approaching absolute zero temperature, the gas is either liquefied or solidified.
At absolute zero temperature, the temperature is either minus 273 degree centigrade or 0 degree Kelvin. अब हम एब्सोल्यूट जीरो के विषय में बात करेंगे। ये वो टेम्परेचर है जहां पर गैस पार्टिकल मूव करना बंद कर देते हैं। तो जब गैस पार्टिकल मूव करना बंद कर देंगे तो फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पार्टिकल जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये कंडीशन कभी आती नहीं। इससे पहले कि ये टेम्परेचर पहुंचे, या ऐसी कंडीशन है गैस पार्टिकल आपस में मिलकर या तो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, लिक्विडिफाई हो जाते हैं, या सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पर टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री केल्विन होता है। अब वीडियो लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर SBCC4 कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने करेक्टराइजेशन ऑफ मैटर और स्पेसिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करी। स्पेसिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करी, जहां हमने पढ़ा मैटर के मास के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में, उसकी डेंसिटी के विषय में, उसके प्रेशर के विषय में और उसके टेम्परेचर के विषय में। इतनी बातें हमने पढ़ी, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर 5 शुरू होगा, 5A शुरू होगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर 5A शुरू होगा। ये न्यू वीडियो लेक्चर होगा, न्यू वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, और ये इस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, और नीट और जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बात हम आपको बताते चले कि ये जो वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाए जा रहे हैं ये NCERT बेस्ड है, और NCERT बुक में जो मैटर लिखा है उसको सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी आपसे एडवाइस है कि इन वीडियो लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें, और जो ना समझने में आए तो आप डायरेक्ट इसको हमसे हमारे वीडियो में नंबर चलता होता है, उसको वीडियो फोन नंबर चलता होता है, मोबाइल नंबर चलता है, उस पर कांटेक्ट करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि जो हम वीडियो लेक्चर्स बनाएं वो आपके समझ में आए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और आपको नीट और जेईई प्रिपरेशन में मदद कर सके। अगर ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक करिए, इनके व्यूज़ बढ़ाइए, और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल स्टारलाइट एडुटेक को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आपने ये सब वीडियो लेक्चर हमारे देखे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।